हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कूलम्ब्स फोर्स पर अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। जितने भी डिस्कशन हमने किया है उसमें हमने आपको समझाया था पार्ट ए के बाद बी सी डी ई एफ जितने भी लेक्चर का पार्ट था वो सभी में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दिया गया था। आज की क्लास में भी न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे और कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन आज का क्लास स्पेशलाइज्ड होगा प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल जो मेडिकल के पर्पज से चाहे आईटी मेंस के पर्पज से हम बात करें, दोनों के ही पर्पज से कॉमनली यूज होता है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से देखें, बोर्ड पर हमने जो न्यूमेरिकल लिखा है इसके लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ें, डायग्राम को समझें। इस प्रॉब्लम को एक बार हम भी पढ़कर आपको समझा देते हैं, आप खुद भी नोट कर रहे होंगे, इसको पढ़िए समझिए। ये डायग्राम का एनालिसिस आप पहले करेंगे तो ये इक्वल लेंथ का टू स्ट्रिंग है, इक्वल लेंथ का टू स्ट्रिंग है, इंसुलेटेड है। सबसे नीचे वाला लाइन में देखिए लिखा हुआ है OA OB, टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक कॉमन पॉइंट से इसको सस्पेंडेड किया गया है। ये टू पार्टिकल्स है, एम क्यू दोनों जगह लिखने का मतलब है कि दोनों पार्टिकल का मास सेम है और दोनों पर चार्ज का वैल्यू भी सेम है। और जब दोनों पर चार्ज सेम है तो दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन के बाद दोनों जो है एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेगा। मैक्सिमम सेपरेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि यह इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। आप देखें लैंग्वेज उसी से रिलेटेड लिखा होगा। इफ कूलम्ब्स फोर्स between 2 point charges is F0 in equilibrium, जिस समय ये इक्विलिब्रियम में है उस समय इसके बीच जो लगने वाला कूलम्ब्स फोर्स है, मतलब ये जो इस पर लगा रहा है कूलम्ब्स फोर्स या ये इस पर लगा रहा है, उसका वैल्यू F0 है। देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू F0 बाई mg। आपको प्रूफ करना है कि tan थीटा का वैल्यू F0 बाई mg होगा इन द शोन फिगर दिया हुआ है। 2 थीटा टोटल एंगल क्या दिया है? एंगुलर पोजीशन बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब दोनों स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा है। मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल का जो लैंग्वेज था, फिगर था, जो सिचुएशन है वो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसा कि आप समझते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब जैसा कि आप समझते हैं नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये O पॉइंट को डिस्क्राइब हमने कर लिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल का पोजीशन ये है, ये वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है, मैंने भी थीटा बना दिया। रिपल्सन का जब फोर्स लगेगा तो बी पार्टिकल को हमने कंसीडर किया है, तो बी पार्टिकल पर रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा। अब ये रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा तो इसका वेट फोर्स mg किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन फोर्स इधर की ओर हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा है तो इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। टेंशन का कंपोनेंट t cos थीटा इधर भी होगा और टेंशन का कंपोनेंट t sin थीटा इधर भी होगा। अब आप देखें जब ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट फोर्स 0 होने के लिए अपवार्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स हम लोग लिखेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए F0 इक्वल टू T sin थीटा, या फिर आप लिखें T sin थीटा इक्वल टू F0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम T cos थीटा इक्वल टू mg। अब 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दें। 1 और 2 को अगर दोनों को डिवाइड कर दें
तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, t sin थीटा बाई t cos थीटा इक्वल टू f0 बाई mg। अब इन दोनों को आप अगर डिवाइड करें तो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू f0 बाई mg, देन tan थीटा इक्वल टू f0 बाई mg। शायद एक प्रूफ भी करना था, आप देख लीजिए। बट ये प्रूफ दैट करके इसलिए हमने बताया है ना कि इस टाइप का एटलीस्ट 4-5 न्यूमेरिकल होता है। 3-4 तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं आज के डिस्कशन में, बट इसको आप एक कंपैरिजन करेंगे तो जो स्टूडेंट न्यूटन्स लॉ पढ़कर याद रखे हैं अभी तक, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स पढ़ने वक्त आप पढ़े थे। वहां पर F0 की जगह पर स्यूडो फोर्स था और नीचे में mg था। जो स्टूडेंट पहले से न्यूटन्स लॉ पढ़कर याद रखे हैं उन्हें ऐसे ही डायरेक्ट ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद होता है। जो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ये टाइम सेव करने में यूज होता है कि आप देखते के साथ इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैंने VBI लिखा है, मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह इस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का डिस्कशन हमारा एंड होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 आप पढ़े। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखने में लग रहा होगा जैसे फिर से वही न्यूमेरिकल हमने लिख दिया है, बट ऐसा बात नहीं है। आप अच्छे से न्यूमेरिकल के लैंग्वेज को देखिए, हम फिर से लैंग्वेज को भी समझा रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। If Coulomb's force between 2 point charges is F0 in equilibrium, when system is placed in air, जब पूरा सिस्टम एयर में रखा हुआ था और ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो कूलम्स फोर्स दोनों के बीच F0 लग रहा है। काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, फ्लूइड मैकेनिक्स से कोरिलेट किया गया है न्यूमेरिकल। नाउ द सिस्टम इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड डेंसिटी ρ। अब क्या किया गया है, इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया है। एयर से कहां ले गया है, लिक्विड में। लिक्विड में ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, मीडियम चेंज होने से फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है। कितना से चेंज होता है, K टाइम से स्मॉलर हो जाता है। नाउ द सिस्टम इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड डेंसिटी ρ। फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का डेंसिटी क्या रखा जाए, सच दैट एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स OA एंड OB रिमेन अनचेंज फ्रॉम एयर टू मीडियम। मतलब जो स्ट्रिंग के बीच का एंगल एयर में था वही मीडियम में हो। एयर और मीडियम के बीच, दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। जो गिवन डेटा है वह ये है कि दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स F0 उस समय दिया है जब एयर में था। अभी जो डिस्कशन हमने किया था, सॉल्यूशन जो हमने किया था, फिर से उसी सॉल्यूशन को रेफरेंस लेकर चलें तो एक स्टेप ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अभी अभी हमने बताया था कि इस तरह के सिचुएशन में जब चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है तो tan थीटा का वैल्यू F0 बाई mg होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे लिए। लेकिन अब आगे आप सोचें कि tan थीटा इक्वल टू F0 बाई mg उस समय हम लिख रहे हैं जब सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, सिस्टम इज इन एयर, सिस्टम एयर में। लेकिन अगर सिस्टम एयर में नहीं बल्कि लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया है तो लिक्विड में इमर्ज करने के बाद फर्क क्या पड़ेगा, दो जगह फर्क पड़ेगा। When system is immersed in liquid, लिक्विड में इमर्ज करने पर दो जगह फर्क पड़ेगा। एक तो फोर्स का वैल्यू बदल जाएगा, तो अब tan थीटा इक्वल टू F0 के जगह पर F लिखेंगे और mg के जगह पर mg
डैश लिखेंगे। मैंने थीटा में चेंज नहीं किया है, जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा है कि थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितना एंगल एयर में था उतना ही मीडियम। तो ये एयर के लिए हमने लिखा, ये मीडियम के लिए लिखा। लेकिन आप जानते हैं कि मीडियम में लगने वाला फोर्स, इसको आप एफ मीडियम भी कर सकते हैं, एफ एम। रेगुलर भी हम लोग इस तरीके से सिंबल यूज करते आ रहे हैं। मीडियम में लगने वाले फोर्स को एफ एम लिखते हैं। तो ये मीडियम में लगने वाला फोर्स हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं मीडियम में लगने वाला फोर्स एयर में लगने वाले फोर्स से k टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो k से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो ये बात याद होगा कि कोई भी बॉडी जब कंप्लीटली लिक्विड में इमर्ज होता है तो उस पर वायंसी फोर्स का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। वायंसी फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड की ओर होता है। और डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख रहे हैं, जैसा कि आप जानते होंगे इस केस में mg माइनस mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा। अब यहाँ पर अगर डायग्राम फिर से आप देखना चाहते हैं तो डायग्राम को फिर से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे जब लिक्विड मीडियम में इसको आप रखेंगे तो वेट फोर्स mg नीचे की ओर होगा, वायंसी फोर्स ऊपर की ओर होगा, रिपल्सन का फोर्स F0/k राइट साइड होगा, राइट। ये एंगल थीटा होगा। आप बेसिक से अगर देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं, टेंशन फोर्स इधर की ओर होगा, ठीक है। तो जैसे कंपोनेंट वगैरह ब्रेक किए थे वैसे फिर आप करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट एयर के लिए हो जाएगा जो हमने डायरेक्ट यूज किया है, और ये मीडियम के लिए हो जाएगा। तो मीडियम के फोर्स को हमने F0/k लिखा, और नेट वेट जो होगा वायंसी फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए डिक्रीज करेगा, और mg माइनस एफ भी हो गया। ये यहाँ पर लिखना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं लग रहा था, केवल समझाने के लिए हमने लिखा, क्योंकि पिछले डिस्कशन से आपको ये सब बातें अंडरस्टूड चल रहा होगा। अब यहाँ से आप आगे बढ़ें तो ये F0/k mg कॉमन कर लिया हमने, 1 माइनस ρl/ρs हो गया। अब देखिए कौन सा डेटा दिया हुआ है और कौन सा डेटा दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेट करना है, उसकी हम बात करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। F0/mg इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाई k mg 1 माइनस ρl/ρs। mg कैंसल आउट, F0 कैंसल आउट। यहाँ से आप देखें तो k इक्वल टू 1/1 माइनस ρl/ρs हो गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है रो, हमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आप देखें तो 1 माइनस ρ/ρs इक्वल टू 1/k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ρ/ρs इक्वल टू 1 माइनस 1/k। हमको ρs निकालना है तो एक स्टेप और ले चलते हैं, k माइनस 1/k। तो ρs इज इक्वल टू ρk डिवाइडेड बाई k माइनस 1। यही हमारा आंसर होगा। मतलब लिक्विड का डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा तो सॉलिड का डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल को बदल करके भी किसी बुक में पूछा गया होगा। उसने क्या किया होगा कि सॉलिड का डेंसिटी दे रखा होगा, लिक्विड का डेंसिटी दे रखा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा होगा। इसलिए ये न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल का कलेक्शन है। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 के बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल सेकंड का सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 का लैंग्वेज फिर से आप स्टडी कीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 3 का जब लैंग्वेज देख रहे हैं हमें फिर से लग रहा होगा कि जैसे डायग्राम देखकर
कि हम उसी प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही नहीं है, बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन सिचुएशन उसी तरह का है। आप लैंग्वेज पढ़िए क्या लिखा है, इफ 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स इन एयर। जब ये एयर में है तो उस समय दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल 2 थीटा दिया हुआ है। अब कहता है व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच मिनिमम फोर्स क्या होगा इफ द सिस्टम इज टेकन इनसाइड ग्रेविटी फ्री हॉल ऑफ सैटेलाइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ प्लेस ही चेंज हो गया है। पिछले प्रॉब्लम में मीडियम चेंज हुआ था, एयर से वाटर मीडियम, कोई लिक्विड मीडियम ऐसा लिया गया था, उसमें गया था, बट इसमें ऐसा नहीं है, प्लेसेज चेंज हो चुका है। प्लेसेज सैटेलाइट में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो पार्टिकल है उसका वेटलेसनेस का कंडीशन आ जाता है। ग्रेविटी फ्री हॉल का भी मतलब वही होता है जहां पर वेट फोर्स 0 हो चुका होगा। अगर इन बातों को सोचें तो एनालाइज करें कि इस प्रॉब्लम का होगा क्या, इस प्रॉब्लम में हम सोचेंगे क्या। आप देखिए ये इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन जब लग रहा था तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब गया था तो mg आपने इधर दिखलाया था, मतलब यही mg जो है इसको और आगे जाने से रोक रहा था। लेकिन जब वेट 0 हो जाएगा तो ये आगे और बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि दोनों का सेपरेशन मैक्सिमम नहीं हो जाता है। और इसका जो फाइनल डायग्राम हम लोग दिखलाएंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास जो डायग्राम का सिचुएशन है वो O पॉइंट हमारा ये हो गया, और O पॉइंट से इधर पार्टिकल B का पोजीशन होगा और ये साइड पार्टिकल A का पोजीशन होगा। और इस समय ये एयर लेंथ और ये एयर लेंथ, अब देखो तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ चुका है। और आप जानते हैं कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा दो चार्ज के बीच का, सेपरेशन जितना होगा दो चार्ज के बीच का, उतना ही कम फोर्स लगेगा। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, मिनिमम फोर्स, इसीलिए पूछा गया है। इससे ज्यादा सेपरेशन दोनों के बीच अब होना पॉसिबल नहीं है। और जिस समय सेपरेशन मैक्सिमम हो रहा है उस समय आप देखें वर्टिकल से ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, मतलब दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगुलर पोजीशन कितना है, 180 डिग्री। दोनों स्ट्रिंग के बीच का पोजीशन, दोनों स्ट्रिंग के बीच का पोजीशन कितना है, 180 डिग्री। अब पोजीशन 180 डिग्री हो गया है और सेपरेशन 12 हो गया है, तो यहाँ पर फोर्स का फार्मूला आप क्या लिखेंगे, फोर्स आप लिखते हैं K0 Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो K0 Q इंटू Q और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो दोनों के बीच का सेपरेशन 2L का स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू F। K0 का वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर तो पुटअप कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इस समय फोर्स का वैल्यू मिनिमम है और एंगुलर पोजीशन जो दोनों के बीच का है 2 थीटा का वैल्यू है वह 180 डिग्री है। तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि मिनिमम फोर्स कब होगा, तो मिनिमम फोर्स तब होगा जब दोनों का सेपरेशन मैक्सिमम होगा और कितने एंगुलर पोजीशन पर होगा तो 180 डिग्री पर होगा, और कितना वैल्यू होगा तो हमने कैलकुलेट कर दिया इनडायरेक्टली। 3 ऑब्जेक्टिव का ये एक सिंगल न्यूमेरिकल डिस्कशन है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 के बाद इसी पैटर्न पर न्यूमेरिकल नंबर 4 हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 फिर हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूटी हमारा उसी तरह का कॉन्सेप्ट से है, डायग्राम फिर वही दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में चेंज क्या किया गया है, अज्यूमिंग थीटा इज वेरी स्मॉल, ये एंगल को अगर वेरी स्मॉल दिया हुआ है, फाइंड सेपरेशन x बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में 2 पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या होगा, x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और ये थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल का सेंस ये है
कि tan थीटा और sin थीटा आप सेम यूज कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन में फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan theta is approximately equal to sin theta is approximately equal to theta। अब आगे हम लोग बात करें जब इक्विलिब्रियम में होगा तो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप चाहे तो डिटेल में इन बातों को लिखें, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं क्योंकि रेगुलर कितने डिस्कशन हम कर चुके हैं इस पर। tan थीटा इक्वल टू एफ नॉट बाई एम जी, और चूंकि हमने कहा फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। एफ नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे तो दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स के नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स स्क्वायर। यहां तक देखें हमने क्या अभी तक लिखा है, एफ नॉट का वैल्यू लिखा है के नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम जी। अब साइन थीटा का वैल्यू डायग्राम से आप क्या लिखेंगे, डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे। ये टोटल वैल्यू अगर x है, टोटल वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू x बाई 2 हो जाएगा, ये वैल्यू x बाई 2 हो जाएगा। ये x बाई 2 है और ये L है और ये आपका थीटा एंगल है। तो उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा का वैल्यू x बाई 2 YL इक्वल टू के नोट का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं यहां पर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करना है x, तो ये x वाला वैल्यू को एक साइड हम लोग कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू 2q स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। इसलिए x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी का पावर 1/3। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5 नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 4 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 हम देख रहे हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर सवाल। प्रॉब्लम को आप पढ़िए। 2 pitfalls carrying equal charges are suspended from a common point। पिथबॉल को कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड किया गया है और ये यहाँ से y हाइट पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा। y स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल, 1 to 4 पीछे भी सब जगह दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल ही था। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। इक्विलिब्रियम में दोनों के बीच का सेपरेशन r, पिछला प्रॉब्लम में x हमने लिखा था, r लिखा गया। Now the strings are rigidly clamped at half the height। अभी कितने हाइट पर ये है, y पर, यहाँ से। अब कहता है हाफ हाइट पर रिजिडली क्लैम्प किया गया, मतलब यहाँ के बजाय यहाँ पर क्लैम्प किया गया। तो ये जो y था इसके जगह पर y/2 हो गया। पॉइंट चार्जेज वही है, मास वही है, तो जब ये वैल्यू चेंज करेगा तो निश्चित रूप से सेपरेशन भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो इस सेपरेशन को अगर हमने r' ले लिया, वही हमें कैलकुलेट करना है। आगे पढ़कर देखिए लिखा होगा। Now the strings are rigidly clamped at half the height। The equilibrium separation between the balls now becomes। इक्विलिब्रियम सेपरेशन अब कितना हो जाएगा। तो इसके भी सॉल्यूशन में हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे, आप लोग को याद होगा। फर्स्ट डायग्राम में ये एंगल को हम θ1 ले लेते हैं और सेकेंड डायग्राम में इस एंगल को हम θ2 ले लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम में
इसको फिगर फर्स्ट नेम दे देते हैं और इसको फिगर सेकंड नेम दे देते हैं। फ्रॉम फिगर फर्स्ट अब क्या लिखेंगे, tan थीटा 1 इक्वल टू, याद है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम जी। लेकिन जब एफ नॉट बाई एम जी लिखेंगे तो सेपरेशन चेंज होने से फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस फोर्स को हम F1 लिख लेते हैं, लेकिन mg चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, mg इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई tan थीटा 1। इक्वेशन फर्स्ट हमने कर लिया। अब सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, mg इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई tan थीटा 2। अब F1 F2 का वैल्यू लिखेंगे हम और tan थीटा 1 tan थीटा 2 का वैल्यू प्लेस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्लियरली आप देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो F1 बाई tan थीटा 1 इक्वल टू F2 बाई tan थीटा 2। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, r डैश का वैल्यू। तो हम tan थीटा 1 tan थीटा 2 सभी का वैल्यू प्लेस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर F1 बाई F2 इक्वल टू tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2। दैट इम्प्लाई F1 जब फोर्स लिखेंगे तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स K नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन R स्क्वायर हो जाएगा। और जब F2 लिखेंगे तब क्या होगा, K नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R डैश का स्क्वायर हो जाएगा। और tan थीटा 1 का वैल्यू लिखेंगे तो आप पहले डायग्राम से tan थीटा 1 का वैल्यू देखें, ये अगर R है तो ये हाफ वैल्यू R बाई 2 होगा। तो यहां से tan थीटा 1 का जब वैल्यू लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाई बेस, तो R बाई 2 R अपॉन 2 y, R अपॉन 2 y। इसके बाद tan थीटा 2 क्या लिखेंगे, tan थीटा 2 जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर वाई बेस की बात करेंगे तो ये R डैश बाई 2 हो जाएगा और y के जगह पर y बाई 2 हो जाएगा। अब जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसल आउट कीजिए, ये रिजल्ट R डैश बाई R का होल स्क्वायर हो गया। और राइट साइड का वैल्यू केयरफुली आप अरेंज कर लीजिए, नहीं तो आंसर में गलती भी हो सकता है। ये वैल्यू R अपॉन 2y इंटू R डैश, ऊपर y चला गया तो y से y कैंसल आउट हो गया, ये वैल्यू 1/2 हो गया। तो R डैश बाई R इक्वल टू 1/√2 हो गया। तो R डैश इज इक्वल टू R/√2 हो गया, मतलब आंसर हमारा बी नंबर होगा। आज के क्लास में इतना ही हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेक्चर में और भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मात्र 5 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस किया, इसी तरह का अच्छे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस अगले क्लास में करेंगे। अगले लेक्चर का आप इंतजार करें।